हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा था। यहाँ पर हम टॉपर्स कॉपी सीरीज में हम दूसरा कॉपी लेकर आ गए हैं। दिव्या मैम का कॉपी है जो मूल्यांकित कॉपी है और मेंटरशिप में जो मैम लिखी है उनका उस टाइम का कॉपी है। देखिए इनको यहाँ पर 149.5 मार्क्स भी मिला हुआ है और इनको यहाँ पर कुछ रिमार्क भी दिया गया है कि आखिर इनको क्या क्या है इनके उत्तर में। उत्तर अच्छे हैं, विषय वस्तु पर पकड़ अच्छी है, भूमिका व निष्कर्ष अच्छे हैं, भाषा प्रवाहपूर्ण है और उत्तरों का प्रस्तुतीकरण अच्छा है। तो यहाँ पर उसके बाद प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। अपने उपन्यास एवं कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं और अपने समय की भी और भविष्य की भी इस विचार में आप कहाँ तक तर्क सहित उत्तर दिए। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थवाद के लेखक। इस दृष्टिकोण के अनुसार उनका समस्त रचना संसार समाज की समस्याओं से टकराता नजर आता है। वस्तुतः प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में तत्कालीन जीवन को समग्रता में चित्रण करने के साथ ही अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर भविष्य की समस्याओं का भी निरूपण किया है। प्रेमचंद के उपन्यास। अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की लगभग प्रत्येक समस्या को उठाया है। निर्मला में अमेल विवाह की चिंता को और यही बताते हैं आप लोगों को। और इसका लास्ट कॉपी है, इसका हम अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को, गबन में अनियंत्रित इच्छाओं के दुष्परिणाम को बताया है। रंगभूमि में महाजनी सभ्यता के शोषण को तथा ब्रह्मक्ष में व कर्म भूमि में किसानों की समस्याओं को उभारा है। इस प्रक्रिया का चरम बिंदु उनका महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान है, जिसे उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के यथार्थ व समग्रता से पकड़ा है। गोदान में तत्कालीन समय की समस्याएं को दिखती है, समाजवादी व्यवस्था, किसानों, देखिए यहाँ पर समस्या व तमाम अन्य सभी समस्याएं किसी न किसी चरित्र के माध्यम से दिखती है। ध्यातव्य है कि इसमें भविष्य की समस्याएं भी नजर आती है, जैसे सांप्रदायिकता की समस्या, दुनिया के प्रति की मौत, आने वाले पूंजीवाद समस्या, मजदूरों का शोषण, गोबर का शोषण, लोकतंत्र का धनतंत्र में बदलना और राज्य द्वारा गरीबों का शोषण आदि। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियां भी यही भूमिका निभाती है। अलग योझा, दांत, दूध का दाम, गुल्ली डंडा आदि उस समय की चिंताएं भी और ईदगाह बूढ़ी काकी के माध्यम से भविष्य की चिंताएं भी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी कहा है, यदि 1515 से 1536 के बीच का इतिहास नष्ट हो जाए तो प्रेमचंद के रचनाओं के आधार पर उसे लिखा जा सकता है। इसका आशा है कि उस समय को तो उन्होंने अत्यंत प्रामाणिक तरीके से व्यक्त किया है। इसी प्रकार समीक्षक ने कहा है, प्रेमचंद की रचनाएं अपने युग को तो दर्शाती हैं बल्कि आने वाले युग के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो यहाँ पर उनको देखिए 12.5 नंबर मिला था और वेरी गुड रिमार्क मिला था, जो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का जो प्रश्न था उसका आंसर देखिए किस प्रकार लिखती हैं दिव्या में। देखिए इस पर विशिष्टताएं, कुछ विशिष्टताएं को इस प्रकार लिखी हैं पॉइंट्स के फॉर्मेट में। शुक्ल जी विचारात्मक निबंध देखते हैं। उनकी मान्यता है कि निबंध वह है जहाँ एक एक पैरा में विचार दबा कर कसे गए हो। यह मान्यता श्रद्धा भक्ति में स्पष्टता परिलक्षित होती है। श्रद्धा भक्ति विचार प्रधान है तथा मुख्यतः बुद्धि यात्रा के लिए निकली है। बीच बीच में थकावट दूर करने के लिए हृदय आया है। शुक्ल जी ने पूरे निबंध में अपने विचारों की प्रस्तुति की है। बीच में कहीं कहीं हास्य व्यंग का बोध है। उदाहरणतः जब कोई पक्का कलावंत गाना गाने के लिए अपना 8 अंगुल मुंह खोलता है और आ करके विकल होता है तो बड़े बड़े लोगों का आसन डिग जाता है। शुक्ल जी की शैली की दूसरी विशिष्टता यह है कि उन्होंने सूत्र भाषा का अत्यंत सधा हुआ प्रयोग किया है और प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम शक्ति है। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। एक अन्य विशिष्टता है कि शुक्ल जी ने विचारों की संतुलित व संयमित प्रस्तुति की है। समग्रता शुक्ल जी ने अपने निबंधों में इतनी मौलिकता, सृजनशीलता व प्रयोगशीलता प्रदर्शित की है कि आज तक कोई निबंधकार अपने निबंधों की बराबरी नहीं कर सका है तथा निबंधों के इतिहास को भी शुक्ल जी के आधार पर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर इनको गुड रिमार्क मिला है, देखिए 9.5 मार्क्स मिला हुआ है। इसी की तरफ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिव्या उपन्यास में यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में
सफल हुए हैं? तार्किक उत्तर दीजिए। यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार, अतः यह स्पष्ट है कि उन्हें साहित्य में प्रगतिवादी मूल्य मार्क्सवादी विचारधारा का प्रक्षेपण दिखाई दे। यशपाल ने अपने कुछ उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण किया है, लेकिन दिव्या उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण संभव नहीं था, क्योंकि यह उपन्यास बौद्ध काल के संबंधित कथानक पर आधारित है, अतः उस समय के कथानक में मार्क्सवादी मूल्यों की स्थूल प्रस्तुति संभव नहीं थी। लेकिन यशपाल ने दिव्या में मार्क्सवादी विचारधारा का सूक्ष्म प्रक्षेपण किया है। मार्क्सवादी विचारधारा वंचित वर्गों के शोषण को उभारने पर केंद्रित है। दिव्या में यशपाल ने वर्ण व्यवस्था के शोषण को दिखाया है तथा पृथु सेन के माध्यम से उनके प्रति आक्रोश की भी दिखाया है। जन्म का अपराध, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, ज्ञान की शक्ति कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती। इस प्रकार मार्क्सवाद ने दासों की दयनीय स्थिति को उजागर किया। प्रतुल की दासी और दिव्या के दासी बनने पर उसकी कारुणिक दशा का मार्मिक वर्णन किया है। मार्क्सवाद राज्य की व्यवस्था को शोषण वर्ग द्वारा स्थापित मानता है। धर्मस्प देव शर्मा के माध्यम से कहलवाया है, इतने वर्षों पर्यंत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रहते मैंने यही जाना है कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। मारिस के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप परलौकिक अवस्थाओं का खंडन कर भौतिक जगत को सत्य माना है। मारिस का कुछ कथन में यहाँ पर देखिए कोट कही है। भाग्य का अर्थ है व्यवस्था तथा कर्मकता का कर्म कल का अर्थ है पीड़ा के कारण का अज्ञान। इससे अधिक भाग्य व कर्मफल और कुछ नहीं। स्पष्ट यशपाल दिव्या में मार्क्सवादी विचारधारा को सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित करने में सफल रहे हैं और यहाँ पर इनको गुड मार्क मिला है। देख रहे हैं आप लोग, 9.5 मार्क्स मिला है 15 में। और गुड आंसर का जो रिमार्क है ना, बहुत अच्छा है। और इस तरह टॉपर्स कॉपी का सिलसिला जारी रहेगा।